Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about linear momentum and conservation law of linear momentum. This topic is BSc first year physics paper first mechanics and wave motion. तो आज हम linear momentum जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखी संवेग कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग संरक्षण का नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए लीनियर मोमेंटम। इसके पहले कंजर्वेशन लॉ मीन्स कि जो क्वांटिटी समय के साथ साथ चेंज नहीं होती है ऐसे क्वांटिटी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। लाइक एज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। जैसे कोई बॉडी यदि लीनियर मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे जो मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of the body are called momentum. It is also called linear momentum. It is also called linear momentum. It is denoted by कैपिटल P। तो यहाँ से किसी भी पिंड के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता था, मल्टीप्लिकेशन होता है, वही होता है आपका मोमेंटम। इसी को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या होगा? mv। इसका यूनिट ऑफ मोमेंटम, इस मोमेंटम को ही हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स यूनिट इज़ द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो mlt पावर -1 होगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम हो जाएगा mlt पावर -1। mlt पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है। यहाँ बॉडी और पार्टिकल भी लिख सकते हैं। किसी पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं, इसका मास क्या है? m है, इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, वही क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। वही आपका लीनियर मोमेंटम होगा। इसका मतलब मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अर्थात p इक्वल टू me, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह mlt पावर -1 होता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी।
तो अर्थात यह एक सदिश राशि होती है। अब बात करते हैं कि सदिश और अदिश की, तो इसको हम आपको बता देते हैं, बाकी आप छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, वह आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वह आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर पी भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और पार्टिकल आर कॉल्ड मोमेंटम। इट इज आल्सो कॉल्ड ए लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अर्थात यह क्या है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अर्थात मोमेंटम जो होता है वह वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं लाइक v मोमेंटम p आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है तो इसका जो वेलोसिटी v है जिस डायरेक्शन में डिपेंड करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम भी डिपेंड करेगा। इफ़ वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल का सिस्टम है, देन द सिस्टम विल हैव ए टोटल लीनियर मोमेंटम p इन ए पार्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम विच इज़ द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इन द सेम फ्रेम। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो हम बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, तो कोई एनी बॉडी, तो इसका क्या होगा, अगर यह मोशन कर रहा है तो इसका मास क्या होगा, m1 होगा, यहाँ पे m2 होगा, यहाँ पे m3 होगा। तो किसी रेफरेंस फ्रेम, ये क्या है, रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर, अगर यह जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है कोई पार्टिकल जब मोशन में है, तो उस कंडीशन में जब यह ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल का जो मास है वह क्या है, अलग अलग है। तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो उसका मोमेंटम है वह क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल है किस प्रकार से वह कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को शो करता है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। जब हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो सिंपली अभी आपने जो प्राप्त किया है वह प्राप्त किया है P = mv प्राप्त किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। कोई बॉडी हम मान लेते हैं, कोई बॉडी है तो इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, डायरेक्ट क्या है, mn है। कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जो ऑब्जर्वर है तो यहाँ से ऑब्जर्वर, यह क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर के द्वारा, रेफरेंस फ्रेम के द्वारा यह मेजर किया जाता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वह क्या है, v1 है, ये v2 है, v3 है, ये डाटा क्या है, vn है। तो इसका जो मास है वो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये है, इफ़ वी हैव ए सिस्टम, यदि हम एक सिस्टम लेते हैं, निकाल लेते हैं पार्टिकल का, देन द सिस्टम विल हैव ए टोटल लीनियर मोमेंटम in a particular reference frame which is the vector sum of the linear momentum of the individual particle is the same frame। तो यहाँ से रेफरेंस फ्रेम से जो देखते हैं कि कोई बॉडी है, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उस पार्टिकल का मास और वेलोसिटी भी अलग अलग है। तो अगर टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, कैपिटल P = क्या हो जाएगा, P1 + P2 + P3 प्लस डट कहाँ तक, Pn तक। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बना देते हैं। अब देखते हैं कि यहीं पे कि यहाँ से अगर हम इसको अलग करना चाहें, क्योंकि
जो बॉडी है उस हर एक बॉडी मतलब कि बॉडी जो है उसमें कई पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल का अलग अलग पार्टिकल का मास भी अलग अलग है और उसका ऑब्जर्वर के द्वारा मेज़र किया गया वेलोसिटी भी जो है वह अलग अलग है। तो यहाँ हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट डॉट mn vn। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं। अब यह सिंपल सी बात है, जब कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो यदि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर है, यदि निग्लिजिबल है या कह सकते हैं किसी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स न दिया जाए तो उसका मोमेंटम जो होगा ऑलरेडी कांस्टेंट होगा या कह सकते हैं कि ऑलरेडी कंजर्व होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हो जाएगा m1 v1 m2 v2 m3 v3 डॉट डॉट mn vn तक। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n i इक्वल टू 1, तो mi vi ये टोटल लीनियर मोमेंटम p हो गया। सिंपल सी बात है कि यदि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें तो जो उसका लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा, वह ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, तो ऑब्जर्वर के द्वारा जो मेज़र किया गया कि अलग अलग पार्टिकल का मास भी क्या है, अलग अलग है, और ऑब्जर्वर के द्वारा जो मेज़र किया गया तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या है, जो अलग अलग है। जब पार्टिकल का मास भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब पूरे बॉडी का जब हमको मोमेंटम निकालना होगा तो क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो यहाँ से मिल गया समेशन n i इक्वल टू 1 mi vi। ये आप रेडी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहाँ पे mi इज़ द मास ऑफ द बॉडी, mi इज़ द मास एंड vi इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो आल्सो v है, इसको हम लिख सकते हैं n i इक्वल टू 1 m, इसको कैपिटल m कर देते हैं, इसको vc कर देते हैं, वेयर vc इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे लिख दे वेयर, जहाँ पे m इज़ द मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी, एंड vc is the velocity of the center of mass, velocity of the center of mass। vc is the velocity of the center of mass, velocity of the center of mass। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। p इक्वल टू समेशन, इसको हम समय जो है कि समेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो आपका है इसको समेशन न लिख करके, क्योंकि इसको हमने पूरा मान लिया कैपिटल M मान लिए, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो समेशन लगाने कोई मतलब नहीं है, अर्थात p इक्वल टू m इंटू vc हो गया। अब यहाँ से देखिए, और वी कैन से दैट, अथवा हम कह सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं जैसे ये बॉडी है, यह इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब p इक्वल टू मिल गया m इंटू vc। तो इस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, तो F यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब क्या है कि बाह्य बल,
तो ये हो गया यम ए एक्सटर्नल। क्या हो गया? ए एक्सटर्नल। ए सी भी कर सकते हैं, ए सी भी कर सकते हैं। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू यम इंटू ए सी। तो इसका मतलब कि वेयर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम एंड ए सी इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, उसी को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन थर्ड को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको dp अपान dt इक्वल टू यम इंटू डी वी सी अपान डी टी। क्या मिल जाएगा? यम इंटू डी वी सी अपान डी टी मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल यम इंटू ए सी, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो ए और ए दोनों क्या है? सेम है। जब दोनों सेम है तो यहाँ लिख सकते हैं फ्राम इक्वेशन 4 से, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपान डी टी। क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपान डी टी। तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन शोज दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, अर्थात पूरी तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ शो करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी। अर्थात किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन शोज दैट न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इज वैलिड फॉर मोशन फॉर सेंटर ऑफ एनी सिस्टम। यहाँ पे इफ़ यदि हम देख लें, यहाँ देख लीजिए, इफ़ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो ये बॉडी है इस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर वाई बल न लगाया जाए, इस पर कोई वाई बल अगर नहीं लगाया जाता है, किस पे? इस बॉडी पर, तो इसका मतलब ये है कि देन dp अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो dp अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि dp इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया? dp इक्वल टू 0, अर्थात p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो गया? p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपका प्रूफ होता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई न किया जाए तो उसका कुल रेखी संवेग कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को शो करता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, अर्थात किसी भी सिस्टम पे जो कुल वाह्य बल है वह अगर 0 कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके लिए आप डिस्टर्ब ना होइए, इसका PDF आपको आपके कॉलेज के ऐप पे ज़रूर मिलेगा। तो आप यहाँ पे केवल ये समझ लीजिए कि यदि किसी बॉडी पर
टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो उसका कुल रेखीय संवेग क्या होता है, 0 होता है, जिसे हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन नंबर 6 है, P इक्वल टू एम वी सी, तो इसका मतलब P इक्वल टू जो है एम वी सी, यहाँ से है P इक्वल टू एम वी सी, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। P इक्वल टू एम वी सी की भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सी बात है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यदि बॉडी जो मूव कर रहा है, यदि बॉडी मूव करेगा तभी तो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, बॉडी मूव करेगा तभी मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब जो बॉडी मूव कर रहा है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल सी आप बात देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। एंड हम मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसमें कई पार्टिकल हैं। जब कई पार्टिकल हैं तो उस पार्टिकल का मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम देखा जाए तो टोटल बॉडी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वह अलग अलग पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम जो है मास ऑफ द टोटल मास है, एम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड वी सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वेशन 3 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अर्थात डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। तो यह क्या है, यह इसके बराबर है। तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल इक्वल टू आपको मिल गया डी पी अपॉन डी टी। सीधी सी बात है कि यदि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना आरोपित किया जाए तो उसका कुल रेखीय संवेग जो होता है वह नियत होता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, एक बार देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि दो ड्यूरिंग द मोशन द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज बट देयर सम विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि कुल रेखीय संवेग चेंज होता है, कुल रेखीय संवेग चेंज होता है। अभी हमने आपको बताया कि गति के दौरान अलग अलग पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वह चेंज होगा, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स आरोपित किया जाएगा तो टोटल मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि मोमेंटम ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो बॉडी है, हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी है। कौन कौन सी बॉडी है, ए है, कोई दो बॉडी ए है और बी है। कोई दो बॉडी क्या है, ए और बी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसका यम ए मान लेते हैं, यम बी मान लेते हैं, यम ए मान लेते हैं, यम बी मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी वी ए मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी वी बी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी ए और बी है, उसका मास यम ए है, वेलोसिटी वी ए है, और उसका मास यम बी है, वेलोसिटी बी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका जो मोमेंटम होगा, देन टोटल मोमेंटम P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक, अब
क्योंकि यहाँ पे हम बोर्ड पे आपको लिखे नहीं, बोर्ड पे केवल हम ये बता दिए कोई दो बॉडी है जिसका मास ma है, वेलोसिटी va है, इसका मास mb है, वेलोसिटी vb है। तो इस पूरे दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो p = ma प्लस va प्लस mb प्लस mb vb होगा, ma va प्लस mb vb। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि इस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि इस पर कोई वाह्य बल आरोपित न किया जाए, अर्थात जब इस पर कोई वाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ma va प्लस mb vb = कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अर्थात F एक्सटर्नल = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब F एक्सटर्नल 0 होगा तो ma va प्लस mb vb = क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग above विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या हो जाएगा? ma dva/dt प्लस mb dvb/dt = 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वह ऑलरेडी क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ma इंटू a प्लस mb ab = 0 हो गया। किसको लिख सकते हैं? ma इंटू a = माइनस mb ab लिख सकते हैं। इसको हम अगर बनाना चाहे कोई इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखते हैं इसको हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे AA एंड AB आर द एक्सेलरेशन ऑफ, जहाँ पे AA एंड AB आर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A एंड B, जहाँ पे A जो है पार्टिकल A का एक्सेलरेशन है, AB जो है पार्टिकल B का एक्सेलरेशन है। अब इफ़ f ऑफ AB denotes the internal force exerted by A by B, अर्थात AB जो डिनोट करता है यह डिनोट करता है B के द्वारा A पर लगाया गया बल, और F ऑफ BA जो डिनोट करता है वह A के द्वारा B पर लगाया गया बल। तो यहाँ क्या होगा? बट निगेटिव साइन होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब F ऑफ AB = ma a एंड F ऑफ BA = mb और ab। तो F ऑफ AB मतलब कि B के द्वारा A पर लगाया गया बल, और F ऑफ BA बराबर A के द्वारा B पर लगाया गया बल। तो अगर यहाँ से देखें बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर यहाँ से देखें विच इज़ द, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, विच इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अगर कोई दो बॉडी को अगर हम लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे यह जो डिनोट करता है यह डिनोट करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दो बॉडी है A और B,
तो यहाँ से एक का मास m a है, दूसरे का मास m b है, इसकी वेलोसिटी v a है और v b है। जब टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो आ जाएगा m a v a प्लस m b v b। हम मान लेते हैं कि इस पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शो करता है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लें, न्यूमेरिकल हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि ए मशीन गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट। इसका मतलब पहले नोट कर लीजिए गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। यम इक्वल टू दिया गया है 50 ग्राम, 50 ग्राम इसको किलोग्राम बदलेंगे 50 × 10⁻³ किलोग्राम। अर्थात यहाँ बुलेट का मतलब यह है कि जो बंदूक की गोली है उसी को बुलेट कहते हैं। तो एक मशीन गन फायर्स 50 ग्राम बुलेट एट ए स्पीड, इसका मतलब जो स्पीड है v इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक की गोली का जो स्पीड है वह 1000 मीटर पर सेकेंड है। द गनर होल्डिंग द मशीन गन इन हिज हैंड, जो गनर है वह क्या है, मशीन गन उसके हाथ में है। कैन एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 180 न्यूटन, तो उस पर जो बल आरोपित हो रहा है वह 180 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर मिनट, इसका मतलब जो गनर है वह 1 मिनट में कितने बुलेट को फायर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो प्रारंभ का लीनियर मोमेंटम है वह क्या होगा, 0 होगा। मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब बंदूक की गोली फायर होगी। जब बंदूक की गोली फायर होगी, यहाँ लिख लीजिए इनिशियल मोमेंटम इज 0। जब इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, तो जब फायर किया जाएगा तब उसका मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब p इक्वल टू क्या हो गया, mv। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 × 10⁻³ × 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 न्यूटन। क्या हो गया, 50 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में बंदूक की जो गोली है उसको दागने से पहले का जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 है। लेकिन जैसे ही बंदूक की गोली दागी जाती है उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। जब मोमेंटम उसका चेंज हो जाता है तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वह होता है p इक्वल टू mv। तो यहाँ से m का मान जो दिया गया है 50 दिया है, 50 × 10⁻³ और उसका वेलोसिटी क्या है, दिया गया है 1000 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है तो 50 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि अब हम निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम मान लेते हैं कि इफ़ n नंबर ऑफ बुलेट फायर इन 1 सेकेंड, हम मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बुलेट की संख्या क्या होगी, n होगी। इसका मतलब ये है कि dp/dt इक्वल टू 50 n क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इतना क्या हो गया, इतना हो गया आपका कि नंबर ऑफ बुलेट जो फायर होता है 1 मिनट में। अब स्वाभाविक सी बात है कि लेकिन यहाँ पे जो एवरेज फोर्स लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए एवरेज फोर्स, तो dp/dt इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो हो गया 50 n इक्वल टू कितना हो गया, 180। 180 क्या है आपका, न्यूटन है। 180 क्या हो गया आपका, न्यूटन है। तो इसका मतलब ये है
कि n इक्वल टू कितना हो गया 180/50 180/50 पर सेकेंड 180/50 ये आपका हो गया पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में यह इतना बंदूक को दागेगा। ये पर सेकेंड की बात ही आ रही है तो 0 से 0 हो गया। लेकिन पर मिनट की जब बात करेंगे तो n इक्वल टू हो गया 18/5 × 60। ये हो गया पर मिनट। क्या हो गया पर मिनट? तो कितना हो गया 12×5 = 60। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में जब 12 का गुणा करते हैं तो आता है 216। कितना आता है 216 पर मिनट। इसका मतलब कि यह बंदूक के द्वारा जो गनर फायर करता है वह 216 तो आएगा 216 बुलेट पर मिनट। ये आपका न्यूमेरिकल, इसको देख लीजिए कि सिर्फ सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम जो है 0 है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मोमेंटम निकाला, क्योंकि जब बंदूक की गोली दागी जाती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि एक सेकेंड में n बुलेट जो होता फायर होता है और dp/dt यह क्या होता है एवरेज फोर्स के बराबर होता है। एवरेज फोर्स आपका दिया हुआ है, सीधा यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं, से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मिनट आपका निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके पहले हमने आपको बताया लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल, उस पर आधारित न्यूमेरिकल को बताया। और इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकता है। जो टॉपिक समझ में आया उसको पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेटर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मन लगा पढ़ाई करिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।